सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 में कौन सा देश क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आंसर होगा भारत। तो याद रखना 2024 में भारत क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। और 2023 में जो क्वाड समिट है ये कहाँ पे होनी है? ऑस्ट्रेलिया में होनी है। एक्चुअली में अभी आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जापान गए हुए थे, जापान के हिरोशिमा में। उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी गए और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए। तो इसी समय ये क्वाड समिट होनी थी, लेकिन उस समय जो बाइडेन साहब हैं अमेरिका के, उनके पास आने का टाइम नहीं था, तो इसको अभी कैंसिल कर दिया गया। तो फिर आगे कोई डेट अलग से इसके लिए फिक्स की जाएगी, लेकिन 2023 की ये कहाँ पे होनी है इतना आपसे याद रखना पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में, 2024 वाली भारत में। और आप जानते हो क्वाड देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ये मालाबार एक्सरसाइज 2023 में ही होनी है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वैसे वर्तमान में बात करें 2023 में तो भारत क्या क्या कर रहा है? तो भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को होस्ट कर रहा है। भारत के पास G20 की भी अध्यक्षता है। अभी वासेनार एग्रीमेंट को हेड कर रहा है भारत। अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने। वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया भारत ने। ICC मेंस वर्ल्ड कप ये होंगे भारत में। अच्छा, एक I2U2 ग्रुप याद है आपको? I2U2 ग्रुप में कौन से 4 देश हैं? इंडिया, इजराइल, USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभ्यास का नाम, एक्सरसाइज का नाम है अल मोहद अल हिंदी 2023। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ 21 मई से लेके 25 मई तक। कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब के अल जुबैल में। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। इसमें भारत की तरफ से INS तरकश और INS सुभद्रा ने हिस्सा लिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज, ये हम करते हैं ओमान के साथ में, भारत और ओमान के बीच में होती है। एक है जायर अल बहर नाम की एक्सरसाइज, ये भारत और कतर के बीच होती है। और ओमान के साथ अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 2023 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने की है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। देखो, साल की सबसे पहली एक्सरसाइज हमने जापान के साथ में की थी, वीर गार्जन एक्सरसाइज जापान में ही की। फिर फरवरी में भी हमने जापान के साथ एक और एक्सरसाइज की है, धर्मा गार्जियन, वो भी जापान में किया। हमने पहली बार मिस्र के साथ एक एक्सरसाइज किया साइक्लोन 1 नाम से। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में। उसके अलावा हमने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास किया पश्चिमी समुद्री तट में। अभी तारकश नाम का एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी F इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और ये डेजर्ट फ्लैग नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका आयोजन किया था यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसमें भारत ने हिस्सा लिया। एक कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज हुआ था UK में, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हमने किया फ्रांस के साथ केरल के तिरुअनंतपुरम में। अभी भारत और UK के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुआ था UK में। और UK के साथ अभी कोंकण अभ्यास भी हमने किया था अरब सागर में। अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज भी हुआ पश्चिम बंगाल में। अभी अंडमान निकोबार कमान ने कवच एक्सरसाइज किया था, ये भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है अंडमान निकोबार कमान। और कवच से ही आप याद कर सकते हो सागर कवच एक्सरसाइज, भारतीय तटरक्षक बलों ने इसका आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। अभी इंडोनेशिया के साथ हमने समुद्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था इंडोनेशिया में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो भी 2023 में हमने इनका आयोजन किया, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। तो हर साल 22 मई को पृथ्वी के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों की समझ बढ़ाने
और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और हम जानेंगे। उससे पहले आपको याद आ रहा है 3 लगातार डे हमने कई बार याद करे हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, और ये 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। इनको ऐसे याद रखना। आप जानते हो दुनिया का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में है? 8%। जैव विविधता से मतलब क्या समझते हो आप? पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, ये सब आते हैं जैव विविधता के अंदर। इन सब से मिलकर के बनती है जैव विविधता। तो हमने कहा दुनिया का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में है, तो आंसर होगा 8%। और सर्वाधिक जैव विविधता स्थल अमेजन के वर्षावन ब्राजील में मिलेंगे, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो अभी उड़ीसा के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये वैसे उड़ीसा का तीसरा है और भारत का 37 नंबर का है। और ये जो उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियां हैं, इनको आयुर्वेद का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हो जैव विविधता संबंधित कोप 15 का आयोजन कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। और जैव विविधता अधिनियम ये किस वर्ष का है? 2002 का। अच्छा, यूं बताओ, जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर कौन है? E.O. विल्सन, जिनका अभी निधन हो चुका है। अच्छा बताओ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? कोलकाता। और अगर आपसे पूछे कि भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता से। और भारत में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट ये कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलो फिर सारे डेज को हम रिवाइज करेंगे। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलना, आपको और अच्छे से याद होंगे। 1 मई को विश्व श्रम दिवस, 2 मई को विश्व ट्यूना डे, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है, तो 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस और 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे भी है, यानी कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, तो 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जो कि मई के तीसरे शुक्रवार को होता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो मई के ही कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है। इसमें अभी 32 वरिष्ठ नागरिकों को भोपाल से प्रयागराज रवाना किया गया। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, राज्य के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हवाई यात्रा से आसानी से उपलब्ध कराना। तो अभी ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं भोपाल से प्रयागराज गए, किस एयरलाइन के थ्रू? एयर इंडिगो। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, यहाँ की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी आपको याद है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पुराने जलाशय, रॉक पेंटिंग्स और गुफाएं वगैरह मिली थी। अभी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? इंदौर में, जिसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। यहाँ पे लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना भी चलती है। तेजस्वी कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था। और अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला।
मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला। अभी भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी सुषमा पटेल, जो कि खुद मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश में आपको भोजताल झील मिलेगी, साख्या सागर झील आपको यहाँ मिल जाएगी। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना मध्य प्रदेश का मंडला। और अभी जो ईरानी ट्रॉफी हुई थी ना 2023 में, उसको शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हरा के। अभी राष्ट्रपति जी ने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना मऊगंज। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में ही, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। उसके अलावा याद रखना, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना इंदौर। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ इंदौर में ही। और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? तो आंसर होगा एयर एशिया। तो याद रखना कि एयर एशिया ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई है स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली। इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तेल को खाना पकाने वाले तेल और पौधों के बीजों से जो तेल निकलता है उनका उपयोग करके इस तेल को बनाया जाता है, इस फ्यूल को बनाया जाता है। इस फ्यूल के फायदे क्या हैं? तो इस फ्यूल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आती है, उसके एमिशन में कमी आती है। वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी में सुधार होगा, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी और सतत विकास को बढ़ावा देने सहित कई लाभ हैं इसको यूज करने के। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर आपसे पूछे कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी, तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन। और इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी थी, तो फिर आंसर होगा विस्तारा एयरलाइन। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रित ईंधन इसका उपयोग करके उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा स्पाइस जेट। 2018 की ये बात है। और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेट्रोफा फसल से बने बायोजेट का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी, तब भी आंसर स्पाइस जेट ही होगा। और आप जानते ही हो कि पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, 20%। और बताओ, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? 2027 में। और किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो दुबई की अमीरात एयरलाइन ने। इस रोबोट का नाम है सारा। वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? स्टील मंत्रालय। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा नेपाल। आप जानते हो नेपाल की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है पर्यटन पे। और कोरोना के समय पर्यटन बिल्कुल खत्म हो गया था, तो इसकी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो अब नेपाली सरकार ने टूरिज्म को तेजी से बढ़ावा देने के लिए 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में घोषित किया है। तो अभी नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, इन्होंने घोषणा की है कि 2023 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी और वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बताया मैंने आपको, देश में पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो, नेपाल तो आप जानते ही हो, काठमांडू कैपिटल हो गई, करेंसी नेपाली रुपया है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। लेकिन आप जानते हो 2022 में आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और 2023 को हम बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या यूं कह दो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या अंग्रेजी में कह दो ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। वैसे विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? 27 सितंबर को। और नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को। वैसे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो जैसे कि 2025 की यहाँ पे बात हुई है ना,
तो इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो, एक तो याद रखना कि 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। ये रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देगा। और 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का हमारा लक्ष्य है? 220। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप ये 2025 में भारत में होंगे। और जो कबड्डी वर्ल्ड कप होंगे 2025 में, उसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन। और ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और साउथ कोरिया ने भी कहा था कि वो 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ सिटी बनाएगा। देखते हैं। वैसे हमारा टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2025 ही है। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश ने बताओ किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा, तो भी आंसर होगा 2025। तो ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू की है? थोड़ा सा अजीब नाम है पहल का। तो आंसर होगा इसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में गैर संचारी रोगों के प्रबंधन और उसके रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से ये 75/25 नाम से एक पहल शुरू की है। गैर संचारी रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते। वैसे इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले 75 मिलियन व्यक्तियों को एक स्टैंडर्ड केयर प्रदान करना। और इसीलिए इस पहल का नाम यह है 75/25। क्योंकि क्या कहा, फिर से सुनो, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2025 तक, तो 25 से आ गया 25, तो 2025 तक हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले 75 मिलियन व्यक्तियों को, तो 75 से आ गया यहाँ पे 75 मिलियन व्यक्तियों को स्टैंडर्ड केयर प्रदान की जाएगी। और इसी पहल के तहत हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सशक्त पोर्टल को भी लॉन्च किया है। वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो आंसर होगा RN जयप्रकाश को। तो अभी RN जयप्रकाश को भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भारत में जलीय खेलों के लिए राष्ट्र शासी निकाय है। बाकी अभी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनी थी रश्मि शुक्ला। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने सुंदर रमन राममूर्ति। अच्छा, स्विमिंग की बात है ना, तो एक प्लेयर का नाम याद रखना, साजन प्रकाश। पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो स्विमिंग करते हैं, ये स्विमर हैं। कई बार इनका नाम न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व जेवलिन रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन रहे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा, ये पुरुषों की भाला फेंक में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है इन्होंने। इसमें दूसरे स्थान पे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे। नीरज चोपड़ा आपको याद होगा, अभी 2023 की बात है, दोहा डायमंड लीग 2023 में भी पहले स्थान पे रहे थे ये। और हमने पढ़ा भी था कि नीरज चोपड़ा ने 2022 में, सितंबर की बात है, ज्यूरिक में डायमंड लीग 2022 का फाइनल भी जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीत करके लाए थे ये। भाला फेंक जेवलिन थ्रोवर हैं ये। कितनी दूर भाला फेंका था उस वक्त इन्होंने? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। और वो भाला उन्होंने फेंका था 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन्हें अभी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और इनके ऊपर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक किसने लिखी थी? नवदीप सिंह गिल ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रैंड प्री 2023 में कांस्य पदक जीता, ब्रोंज। उनका संबंध किस खेल से है? प्रश्न ये है। तो आंसर होगा लॉन्ग जंप। एक्चुअली में अभी शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में ब्रोंज मेडल जीता।
उन्होंने 6.65 मीटर दूर छलांग लगा करके ये ब्रॉन्ज जीता है। जबकि इसमें गोल्ड जीता है जर्मनी की मैरिस लुजोलो ने 6.79 मीटर दूर छलांग लगाकर। और लॉन्ग जंपिंग की बात आती है तो अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम भी याद रखना, वे भी एक भारतीय लॉन्ग जंपर हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया 21 मई को। फिर आपसे पूछा डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने प्रमोद भसीन। फिर आपसे पूछा कि पेन शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। फिर आपसे पूछा अभी पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? बताओ। पंजाब का मार्शल आर्ट है ये। फिर आपसे पूछा मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता गौरी नाम की डॉक्यूमेंट्री ने। फिर आपसे पूछा मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? 2 देश हैं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश ने। फिर आपसे पूछा अभी किसने 13वां सुदीरमन कप जीता? चाइना ने। इसका संबंध बैडमिंटन से है। फिर आपसे पूछा अभी किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता? पुरुषों में तो डेनियल मेदवेदेव ने, रशियन टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल पूछोगे तो एलेना रिबाकिना ने, वो कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। और उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। और प्लीज अगर अपने दोस्तों को अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनके क्विज बना देता हूं, जहां जाकर के आप अच्छे से इनका टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। वहां पे आपको इनकी फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि झील विकास कार्यक्रम ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा तेलंगाना में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।